हेलो फ्रेंड्स, रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के फर्स्ट 5 वीडियोस में हमने डिफरेंट डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए, डिफरेंट स्ट्रेस फंक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है उसको डिस्कस किया था। और उसके बाद लास्ट वीडियो में, मतलब रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के 6th पार्ट में हमने मुलर ब्रेसलिव प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, उसके प्रोसीजर को समझा था और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व करके देखा था। अब आज हम आगे चलते हैं और इस प्रिंसिपल पे, मतलब मुलर ब्रेसलिव प्रिंसिपल के बेसिस पे उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए न्यूमेरिकल किस तरह से किए जाते हैं, आज हम उसको और डिस्कस करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा और मैंने आपसे कहा कि ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स एट सेक्शन सी, कि सी पॉइंट पे शियर फोर्स के लिए मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। क्यों डिटरमिनेट है? क्योंकि यहाँ पे एक एंड फिक्स है और एक एंड सिंपली सपोर्टेड है। मतलब ये अपेरेंटली तो मुझे प्रॉप्ड कैंटिलीवर लगता है, लेकिन इस डी पॉइंट पे हिंज होने के कारण यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब दिस बीम इज ए स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक, ये स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है। अब इसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स एट पॉइंट सी को हम ड्राइव करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और जो मुलर ब्रेसलिव प्रिंसिपल का प्रोसीजर है उसके स्टेप्स हम फॉलो करते जाते हैं एक एक करके और डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हमें किसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है उसकी बात करते हैं। तो मुझे किसके लिए चाहिए? शियर फोर्स एट पॉइंट सी पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम चाहिए। तो एस सी बोल देता हूँ उसको मैं, कि एस सी के लिए मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, पहली चीज़। सेकेंड स्टेप में हम करते हैं क्या, कि इस सी पॉइंट पे हम शियर रिलीज अप्लाई कर देते हैं। और शियर रिलीज को अप्लाई करने का मतलब है कि इस पॉइंट पे एक रोलर लगा दीजिए। ठीक है, एक गाइडेड रोलर अप्लाई कर दीजिए। ये गाइडेड रोलर लगा दिया मैंने। ठीक है, दिस इज गाइडेड रोलर, ये गाइडेड रोलर लगा दिया। ठीक है, अब जब गाइडेड रोलर लगा दिया आपने तो क्या होगा, तो फिर ये स्ट्रक्चर अब इस तरह से स्लाइड कर पाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से स्लाइड कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हिंज है और बी पॉइंट पे भी हिंज है। बी और डी दोनों पॉइंट पे हिंज होने के कारण ये जो पोर्शन है बी डी पोर्शन, ये अब इस तरह से स्लाइड कर पाएगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हम यूनिट इस पे डिफ्लेक्शन दे देते हैं। ठीक है, और डिफ्लेक्शन दोगे इस पॉइंट पे यूनिट डिफ्लेक्शन, तो फिर जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा इस बीम के लिए वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, ये डिफ्लेक्टेड शेप है, दिस इज डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ, ये यूनिट है, यूनिट आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है, दिस इज 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया। ये पॉइंट है बी। ठीक है, दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। और यहाँ पे हिंज होने के कारण कुछ डिफ्लेक्टेड शेप जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। मीन्स दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एस सी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हिंज होने के कारण ये इस तरह से उठ गया और ये जो पोर्शन है ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड एंड है और यहाँ पे हिंज है, मतलब ये इसी तरह से रहेगा। ठीक है, मीन्स इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स एट सेक्शन सी के लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे से पूछा है कि ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन सी। ये एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम मीन्स दिस इज ए डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। अब फॉर दैट डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर वी वांट टू फाइंड आउट इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स एट सेक्शन सी एंड बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन सी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ए पार्ट में हम शियर फोर्स
का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और बी पार्ट में बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चलिए ये पॉइंट है सी। अब सी पॉइंट पे शेयर फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम चाहिए, मतलब फर्स्ट स्टेप में तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे एस सी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक, अब सेकंड स्टेप में इस सी पॉइंट पे हम एक रोलर मतलब गाइडेड रोलर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सी पॉइंट पे जब आप एक गाइडेड रोलर लगाओगे तो फिर क्या किस तरह से हो जाएगा, ये जो सेक्शन होगा उस पे आपने गाइडेड रोलर लगा दिया। ठीक है, ये गाइडेड रोलर लगा दिया, ये पॉइंट सी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब क्या होगा, अब ये वाला जो पोर्शन है ये स्लाइड करेगा इस तरह से, लेकिन ये फिक्स्ड एंड है तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जो एसी पोर्शन है ये अपनी जगह रहेगा और ये वाला जो पोर्शन है ये गाइडेड रोलर होने के कारण ये स्लाइड कर पाएगा क्योंकि ये एंड फ्री है और ये रोलर है। मतलब इसका जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होगा वो किस तरह का होगा उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक वर्टिकल डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। दिस इज यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपने और यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो फिर डिफ्लेक्टेड शेप जो होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। दिस इज डिफ्लेक्टेड शेप, ये 1 है तो ये भी 1 होगा। ये पॉइंट सी है, ठीक है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, और ये 1, ये ध्यान रखना ये 1 है तो ये मतलब ये पैरेलल लाइन है इसके। ठीक है, मीन्स दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एस सी, शेयर फोर्स एट सेक्शन सी हो गया। ठीक है, ये वैल्यू भी 1। ठीक है, चलिए, मतलब अगर कैंटिलीवर बीम में किसी सेक्शन सी पे मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना हो तो फिर उसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। ठीक, ये पोर्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा, मतलब ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, डिफ्लेक्ट सिर्फ इतना पोर्शन करेगा, मतलब ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर फोर्स एट सेक्शन सी भी है और इसका डिफ्लेक्टेड शेप भी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और सी पॉइंट पे मुझे अगर बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है तो किस तरह का होगा। ठीक है, तो फिर अब इस सी पॉइंट से हम ये रोलर्स गाइडेड रोलर को हटा देते हैं क्योंकि ये तो शेयर फोर्स के लिए लगाया था आपने। अब यहाँ पे मुझे बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है तो फिर यहाँ पे मैं एक हिंज लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक हिंज अप्लाई कर दी। ठीक है, किसके लिए हमें बनाना है, एम सी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट स्टेप में तो आइडेंटिफाई कर लिया किस एक्शन के लिए आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर सेकंड स्टेप में मैंने कहा कि वहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट से रिलीज करना है, मतलब वहाँ पे मैंने एक हिंज इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, ये हिंज लगा दी, ये पॉइंट है सी। अब जब यहाँ पे आपने सी पॉइंट पे हिंज लगा दी तो फिर क्या होगा हम उसकी बात करते हैं। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में तो आपने हिंज इंट्रोड्यूस कर दी और थर्ड स्टेप में हम यूनिट डिफ्लेक्शन या यूनिट रोटेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हिंज है तो यहाँ पे यूनिट डिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, यहाँ पे यूनिट रोटेशन को आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और यूनिट रोटेशन अगर दोगे तो फिर किस तरह से ये स्ट्रक्चर मूव करेगा, ये कुछ इस तरह से मूव कर जाएगा। ठीक है, ये जो रोटेशन होगा इसका वो इस तरह से हो जाएगा। दिस इज थीटा और थीटा इज इक्वल टू होगा 1 क्योंकि आपने यूनिट रोटेशन दिया है, ये ध्यान रखिएगा। और यूनिट रोटेशन देने के कारण जो इसका डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो कुछ इस तरह का होगा। मीन्स दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एम सी हो गया। समझ में आया कि इस कैंटिलीवर बीम के लिए अगर मुझे सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है तो वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, और हमने इसको ड्रॉ करके जब यूनिट लोड को मूव करा के देखा था तब भी उसका जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आया था वो कुछ इस तरह का ही था बेंडिंग मोमेंट पॉइंट सी पे। ठीक है, मतलब आप मुलर ब्रेसलू प्रिंसिपल से ड्राइव करें
इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को या यूनिट लोड मूव करा के करें, दोनों से ही इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम सेम आता है। ठीक है, तो चलिए ये आपने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे मैंने एक बीम बना, ये भी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है और इस डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है डिफरेंट स्ट्रेस फंक्शन के लिए। तो किस किस के लिए करना है वो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कि ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट बी एंड सी, कि बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे जो रिएक्शन होगी उसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। और फिर लिखा है कि शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, कि शेयर फोर्स एट पॉइंट डी पे भी मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, मतलब एस डी को ड्राइव करना है। ठीक है, फिर लिखा है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई फॉर द बीम एज शोन इन फिगर। ठीक, मतलब मुझे 5 डिफरेंट स्ट्रेस फंक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये एक आपको अपरेंटली एक कंटिन्यूअस बीम दिखता है क्योंकि बीम हैव मोर देन 2 सपोर्ट, यहाँ पे 3 सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं होगी क्योंकि हिंज है, हिंज पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होती है लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा, तो एच ए की वैल्यू तो 0 हो गई। मतलब 1, 2 एंड 3 वर्टिकल रिएक्शन है, 2 हमारे पास में अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है और एक थर्ड इक्वेशन इस पॉइंट डी पे भी हमें मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे मोमेंट का समीशन 0 होगा। यहाँ पे मोमेंट 0 होता है हिंज पे, इंटरनल हिंज पे, इसलिए मतलब दिस इज ए स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बाय मुलर ब्रेसलेव प्रिंसिपल हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि रिएक्शन एट बी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होगा। तो चलिए बी पॉइंट पे मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम रिएक्शन के लिए ड्राइव करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो रोलर है वो एक वर्टिकल रिएक्शन दे रहा होगा, मतलब वी बी जो होगा उसको हटा दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमने वी बी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, ये चेक कर लिया। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद यहाँ से मैंने वी बी को हटा दिया। ठीक है, मतलब इस रोलर सपोर्ट को हटा दीजिए। तो रोलर को जब हटा दोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। क्लियर, मतलब वी बी से आपने इसको रिलीज कर दिया। अब उस वी बी की पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दीजिए, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया आपने वो कुछ इस तरह का हो गया। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह का बनेगा मैं वो बता रहा हूँ। ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपने, ये वैल्यू हो गई 1। क्लियर, अब आगे चलते हैं और इसको जब डिस्प्लेस किया तो फिर क्या होगा, ये हिंज तक तो ये पोर्शन ऐसा ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिट आ गया लेकिन ये वैल्यू इधर तक सेम जाएगी, इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं और डी पॉइंट पे हिंज होने के कारण ये यहाँ से बेंड हो जाएगा और इस तरह से जो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो रोलर है वो रोलर रहेगा, आप चाहें तो बना दीजिए ये रोलर। ठीक है, यहाँ पे जो हिंज है वो हिंज रहेगी। ठीक है, इस डी पॉइंट पे जो हिंज है वो हिंज रहेगी, ये इंटरनल हिंज है। ठीक है, आपने तो बी पॉइंट से सिर्फ रिएक्शन को हटाया है और उसके बाद जो डिफ्लेक्टेड शेप बना वो कुछ इस तरह का होगा। और ये वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये सिमिलर ट्रायंगल से कैलकुलेट हो जाएगी। ये लेंथ हमें गिवन होगी तो कर लेंगे हम। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वी बी को रिप्रेजेंट करता है ये फिगर। क्लियर, तो मुलर ब्रेसलेव प्रिंसिपल से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो फिर जो डिफ्लेक्टेड शेप बना वही इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है। लेकिन हमें अगर पूरी तरह से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना होता है, लोड अगर दिए होते हैं तो आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना हो तो फिर हमें ये कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना होते हैं, तो हम फोर्थ स्टेप में वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल से कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग जियोमेट्री, इसकी जियोमेट्री से हो जाएगा।
ठीक है, अब आगे चलते हैं और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की बात करते हैं रिएक्शन के लिए सी पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले तो हम ने आइडेंटिफाई कर लिया कि किसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वो हो गया VC के लिए। ये जो हिंज है उसको मैंने हिंज बना दी, यहाँ पे जो रोलर लगा हुआ है उसको भी लगा दीजिए। ठीक है, ये मैंने रोलर लगा दिया। ठीक है, और C पॉइंट पे आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम चाहिए किसके लिए, VC के लिए। तो अब उसको VC से रिलीज कर दीजिए। VC से रिलीज करना मतलब VC को हटा देना। तो यहाँ से आपने ये रोलर को हटा दिया। जब रोलर को आपने हटा दिया तो फिर आपके पास में जो बीम बचा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में आपने आइडेंटिफाई किया और सेकंड स्टेप में उसको वहाँ से रिमूव कर दिया। मतलब VC को रिमूव किया तो फिर आपके पास में जो स्ट्रक्चर बचा, ठीक है, अनडिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर जो है वो ये है। ठीक है, उसके बाद अब इस VC की पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट डिफ्लेक्शन दे दीजिए। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट डिफ्लेक्शन दोगे मतलब ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो वैल्यू है दिस इज 1, ये वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब ये कैसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हिंज है मतलब ये इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, दिस इज डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, जब आपने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया तो ये डिफ्लेक्टेड शेप हो गया। और ये जो डिफ्लेक्टेड शेप है दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर VC है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर VC। ठीक, अब आगे चलते हैं और थर्ड स्टेप में शेयर फोर्स एट पॉइंट D को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब D पॉइंट पे मुझे अगर शेयर फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, D पॉइंट पे शेयर फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है तो किस तरह से ड्रॉ होगा हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए D पॉइंट पे तो एक इंटरनल हिंज लगी हुई है। ठीक है, लेकिन हमें इंटरनल हिंज की जगह क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे गाइडेड रोलर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे एक गाइडेड रोलर लगाना पड़ेगा और गाइडेड रोलर लगाओगे तो फिर स्ट्रक्चर किस तरह से हो जाएगा। ये तो हिंज है तो इस हिंज की जगह मैं गाइडेड रोलर लगा देता हूँ। और ये हिंज भी है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा मैं वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए अब A और B और ये पॉइंट है D, तो इस D पॉइंट तक तो हिंज है। ठीक है, D पॉइंट पे तो हिंज है। अब जब इसका मूवमेंट की बात करोगे तो किस तरह से मूव करेगा ये स्ट्रक्चर, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपने D पॉइंट पे गाइडेड रोलर लगा दिया। अब जब गाइडेड रोलर लगा दिया तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे इस तरह से मूव कर पाएगा। ठीक है, देखो ये ध्यान रखना कि ये जो पोर्शन है AD पोर्शन ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये मूव करेगा तो ये किसी कर्व में मूव हो जाएगा। और ये मुझे पता है कि ये डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है तो ये किसी कर्व को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे जो हम कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते हैं वो लाइन से करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में जो कर्व होता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का वो लीनियर होता है। और इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट कर्व से ज्वाइन होकर बनता है। ठीक है, तो वहाँ पे किस तरह के कर्व होंगे उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हम बात करते हैं कि इसका जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये आपने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया तो फिर जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होगा वो मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए ये जो कर्व है वो लीनियर है, ये ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो पोर्शन है ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जो हिंज थी मैंने हिंज की जगह हिंज बना दी।
ठीक है। और ये पॉइंट बी था, इस पे रोलर लगा हुआ था, तो ये रोलर लगा है, ठीक है। मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, वो रोलर मैंने वहाँ बना दिया भले, लेकिन आप इसको देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे गाइडेड रोलर लगा हुआ है और यहाँ पे जो रोलर है वो रोलर ऑलरेडी लगा हुआ है, और ये जो गाइडेड रोलर है वो आपने इधर गाइडेड रोलर लगा दिया, और इसी के कारण ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट मिला है आपको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूनिट डिस्प्लेसमेंट है ये, क्लियर। और ये जो फिगर है, दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एस डी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। शेयर फोर्स एट पॉइंट डी चाहिए था, मींस दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर फोर्स एट पॉइंट डी है। ये भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये भी पॉजिटिव कर्व है, ठीक है, एक्सेस के ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, क्लियर। तो दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर फोर्स एट पॉइंट डी का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है ये फिगर, क्लियर। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मूवमेंट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसका मूवमेंट नहीं होगा किस पोर्शन का, ये ए बी और डी पोर्शन का, डी पॉइंट का, ठीक है। इसका मूवमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैंने बताया, क्योंकि अगर ये मूव करेगा तो ये किसी कर्व को फॉलो कर लेगा, ये किसी कर्व में बेंड हो जाएगा, और कर्व डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में हम परमिट नहीं करते, नॉट परमिटेड है, इसलिए ये नॉट अलाउड है। इसलिए हमें पता है कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर फोर्स एट पॉइंट डी जो होगा वो कुछ इसी तरह का होगा, क्लियर। शेयर फोर्स एट पॉइंट डी पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अब हम बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं पॉइंट डी पे, ठीक है। तो देखिए, अब जिस पॉइंट पे हमें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना होता है बेंडिंग मोमेंट के लिए, वहाँ पे हम बेंडिंग रिलीज अप्लाई करते हैं, मतलब वहाँ पे एक हिंज इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो डी पॉइंट पे ऑलरेडी हिंज है, तो फिर जब डी पॉइंट पे ऑलरेडी हिंज है तो फिर लोड कहीं से कहीं तक मूव करिए, डी पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि इफ़ इंटरनल हिंज ओवरलैप्स देन नो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट, या उस सेक्शन पे बेंडिंग की वैल्यू हमेशा 0 होगी, या कोई इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ नहीं होगा अगर वहाँ पे इंटरनल हिंज और जो हम हिंज प्रोवाइड करते हैं वो दोनों ओवरलैप कर जाए तो, ठीक है। मतलब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ नहीं होगा बेंडिंग पॉइंट डी के लिए, या बेंडिंग की वैल्यू हमेशा 0 होगी उस डी पॉइंट पे, ठीक। अब आगे चलते हैं, एक फिफ्थ पॉइंट की बात और करते हैं कि यहाँ पे बेंडिंग पॉइंट ई के लिए भी मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए, जब ई पॉइंट पे मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो वहाँ पे एक हिंज इंट्रोड्यूस कर दूँ। तो देखिए, जब आप हिंज इंट्रोड्यूस करोगे यहाँ पे, तो फिर इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब आपने फर्स्ट स्टेप में तो एक्शन को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, मतलब मुझे एम ई के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, पहली चीज़। उसके बाद वहाँ पे आपने हिंज इंट्रोड्यूस कर दी, क्योंकि बेंडिंग के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम चाहिए, और तीसरे स्टेप में वहाँ पे यूनिट रोटेशन दीजिए, ठीक है। अब यूनिट रोटेशन कैसे देंगे वो आपको बताता हूँ। देखिए, इस पॉइंट पे अगर मुझे रोटेशन देना है तो मैं रोटेशन देने के लिए यहाँ पे ये मोमेंट लगा दिए, ठीक है, और इन दोनों मोमेंट्स के कारण उस पॉइंट ई पे यूनिट रोटेशन आएगा। अब कैसे आएगा वो आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा इस स्ट्रक्चर का, वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसका डिफ्लेक्टेड शेप जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपने हिंज प्रोवाइड की है, ये यहाँ पे जो हिंज है, ठीक है, ये तो जो हिंज है एक्सटर्नल वो तो है ही, यहाँ पे हमने हिंज प्रोवाइड कर दी। यहाँ पे ये जो रोलर है वो रोलर है, ठीक है, यहाँ पे जो रोलर है वो भी ये रोलर है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी एक हिंज है, इस पॉइंट पे ये ऑलरेडी हिंज है, मतलब जो डिफ्लेक्ट होगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, ये सब स्ट्रेट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बेंडिंग मोमेंट के लिए एट पॉइंट ई पे जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। लेकिन मैं भी आपसे जो यूनिट रोटेशन की बात कर रहा था वो कहाँ से आएगा वो आपको बताता हूँ। इसको अगर मैं बोलता हूँ θ1 और इस एंगल को बोलता हूँ θ2, तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है दिस इज θ2 एंड दिस इज θ1। तो याद रखिएगा कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू θ, मतलब θ, और उसको मैंने बोल दिया 1, मतलब जो टोटल रोटेशन है इस जॉइंट ई पे वो है 1। तो जो यूनिट रोटेशन मैंने आपसे कहा था वो है ये यूनिट रोटेशन, ठीक है। आप चाहें तो इसको ये मार्क कर दीजिए, ये यूनिट रोटेशन है, ठीक है। एंड दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एम ई। ये एम ई के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है तो बाय जियोमेट्री हम ये कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर जब आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो फिर किसी भी लोडिंग सिस्टम के लिए मुझे इस ई पॉइंट पे बेंड की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मुझे डिस्टेंस पता होंगी तो हम ये कोऑर्डिनेट्स भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इधर ये भी याद रखिएगा, मैंने कहा था ना कि क्लॉकवाइज जो मोमेंट होते हैं वो क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं। ये रोटेशन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज। तो देखो ये क्लॉकवाइज मोमेंट था तो क्लॉकवाइज रोटेशन दिया, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि क्लॉकवाइज मोमेंट विल प्रोवाइड क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल प्रोवाइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ और इस क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स जस्ट राइट साइड ऑफ ए एंड जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ ए, कि ये एक ओवरहैंगिंग बीम है और इस ओवरहैंगिंग बीम में जो ए सपोर्ट है उसके जस्ट राइट पे मुझे शियर फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम चाहिए और जस्ट लेफ्ट पे शियर फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम चाहिए, ठीक है। तो अब कैसे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ होगा हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए ओवरहैंगिंग बीम मुझे पता है कि वो एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है, और डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट लोड को मूव करा के, लेकिन मुलर ब्रेसलिव प्रिंसिपल के बेसिस पे किस तरह से ड्रॉ होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब मुझे ए के जस्ट राइट पे शियर फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम चाहिए, मतलब मैं जस्ट राइट पे इस पॉइंट पे ये एक गाइडेड रोलर लगा देता हूँ, ठीक है। ये गाइडेड रोलर लगा दिया। अब जब यहाँ पे गाइडेड रोलर आपने लगा दिया तो फिर उस पॉइंट पे अब हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दें। थर्ड स्टेप में यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, और यूनिट डिस्प्लेसमेंट जब आप दोगे तो किस तरह से ये स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट होगा वो देखिए, ये मैंने ए पॉइंट को बनाया है, दिस इज ए पॉइंट, और ये ए के जस्ट राइट है ना। थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस से बनाया कि आपको दिखे इसलिए। तो अब इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेट लाइंस हैं। तो फिर ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। ये रोलर सपोर्ट है तो ये रोलर अभी भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो हिंज है वो हिंज सपोर्ट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये हिंज है, लेकिन ये तो आपने यहाँ पे डिफ्लेक्शन दे दिया 1 का, ये 1 का डिफ्लेक्शन दे दिया, तो ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स एट पॉइंट ए और जस्ट राइट, मैं यहाँ पे जस्ट राइट लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी डिफ्लेक्ट होगा, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्ट्रक्चर इधर भी डिफ्लेक्ट होगा, ये जो पोर्शन होगा ये भी डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है।
ठीक है, ये यहाँ से डिफ्लेक्ट, ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा यहाँ बना दिया, ये यूनिट मूवमेंट है, यहाँ पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट आपने दिया, दिस इज यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस जो है वो आप चाहो तो यहाँ तक बोल दीजिए, ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर shear फोर्स एट पॉइंट ए, जस्ट राइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना है तो कर लेंगे। और मुझे पता है कि जब हम यूनिट लोड को मूव कराते थे तो फिर उसके लिए भी जब हम यूनिट लोड को मूव कराते थे तो फिर shear फोर्स के लिए किसी भी सेक्शन पे जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनता था वो कुछ इसी तरह का बनता। मान लीजिए इसको मैं यहाँ कर दूँ तो ये लाइन इधर आ जाएगी, ये इधर हो जाएगा, तो इसी तरह से ड्रॉ करते थे, ठीक है। ये दिस लेंथ अपॉन एल होता था और यहाँ पे दिस, ये वाला जो ओवरहैंग था, दिस ओवरहैंग अपॉन एल था, तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाते थे, सेम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मिलता था, ठीक है। बस ये जस्ट राइट है और ये जस्ट राइट होने के कारण इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और ए के जस्ट लेफ्ट पे अगर shear फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है तो किस तरह का होगा, हम उसकी बात और कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं रोलर को यहाँ से हटा के, ये गाइडेड रोलर को यहाँ से हटा के इस साइड बना देता हूँ, लेफ्ट साइड, ए पॉइंट के लेफ्ट साइड हम गाइडेड रोलर लगा देते हैं। और ए के जस्ट लेफ्ट पे अगर आपने रोलर, गाइडेड रोलर लगाया तो कुछ इस तरह से लग जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए डिफ्लेक्टेड शेप क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपने गाइडेड रोलर लगा दिया तो फिर ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे मूव कर जाएगा, ठीक है। और किस लेंथ से मूव कर जाएगा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आप ये हिंज बना दीजिए, दिस इज हिंज, और ये जो पॉइंट है ये रोलर है, तो ये रोलर अभी भी रोलर ही है, ठीक है। ये रोलर हो गया और इसके लिए आपने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया, ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 1। तो फिर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देगा, दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर shear फोर्स एट पॉइंट ए, जस्ट लेफ्ट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ये जस्ट राइट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम था, ये जस्ट लेफ्ट के लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगा मैंने उसको रिप्रेजेंट किया, ये, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो ये वाला पोर्शन भी डिफ्लेक्ट हुआ था और ये भी हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये हिंज था, तो हिंज पे ये वाला पोर्शन इस तरह से, हिंज पे रोटेशन हो सकता है, मतलब ये वाला जो पोर्शन था, ये जो बीम था, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो सकता था। लेकिन यहाँ पे ये दो सपोर्ट हैं, ये वाला पोर्शन मूव नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मीन्स ये फिगर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर shear फोर्स एट पॉइंट ए जस्ट लेफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसको हम दूसरी तरह से भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आप यूनिट लोड मूव कराते थे तो हम उससे भी अगर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को देखना चाहते हैं इस पॉइंट पे तो भी यही निकलेगा। कैसे कि मान लीजिए यूनिट लोड अगर इस पोर्शन मूव कर रहा है, ए से लेके इसको मैं सी बोल देता हूँ कि अगर ए सी के बीच में मूव कर रहा है, तो फिर अगर आप इस साइड देखेंगे और shear फोर्स की वैल्यू ए पॉइंट ए के जस्ट लेफ्ट पे देखोगे तो यही वैल्यू मिलेगी, क्या होगी, -1 आएगी, ठीक है। जस्ट लेफ्ट डाउन नेगेटिव होता है, मतलब -1 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये नेगेटिव भी है और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर shear फोर्स एट पॉइंट ए का सही रिप्रेजेंटेशन है, मुझे ये पता चल गया, ठीक है। अब अभी तक मैंने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को ड्रॉ करके देखा डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए, पॉइंट लोड को मूव करा के, और उसके बाद मुलर ब्रेसलियो प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं वो हमें बनाना आ गया, ठीक है। अब रोलिंग लोड और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 8th पार्ट में, हम रोलिंग लोड के जो मैंने केसेस डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में, 5 केस आपको बताए थे, हम उन 5 केसेस को डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू।